गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम बैक फॉर आवर लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1। बहुत छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। कल हमने कुछ नए आर्टिकल्स की बात की। कल दो इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हमने। पहला, व्हाई देयर वाज एनी नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और कल कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपने देखे। सबसे पहला देखा आर्टिकल 265 जो बोलता है बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के, बिना किसी लेजिस्लेटिव पावर पे कभी भी कोई टैक्स लेवी नहीं होगा। इधर आपने पढ़ा आर्टिकल 245, ये था 265, ये है 245। 245 बोलता है एक्सटेंट ऑफ लॉ अप्लीकेबल जो होंगे, तो यूनियन का लॉ लगेगा टू होल और पार्ट ऑफ इंडिया, स्टेट का लॉ लगेगा टू होल या पार्ट ऑफ स्टेट। ये आपने पढ़ लिया। आर्टिकल 246 उसी के बाद जो ये बोलता है कि अथॉरिटी लेवी की मैटर्स पे दी जाएगी। सम मैटर्स विल बी डेलीगेटेड टू यूनियन, सम मैटर्स विल बी डेलीगेटेड टू स्टेट्स। उसके लिए हमने पढ़ा 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 जिसमें 3 लिस्ट है आपके पास, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 3 है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 है कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 में सारे पावर यूनियन के, फिर स्टेट के और फिर दोनों को दिए गए। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 246 के बाद 254 कि अगर सेंट्रल और स्टेट में कोई क्लैशिंग हो जाए तो हु विल प्रिवेल, किसकी सुपरमेसी मानी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो सुपरमेसी मानी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब पार्लियामेंट की। अब हमको एक ऐसा लॉ लाना था जिसमें सेंट्रल और स्टेट को एक ही ट्रांजेक्शन पे दोनों को एक साथ टैक्स लगाने का मौका मिले। कैसे पॉसिबल था? ऑप्शन 1 था मेरे पास रेसिड्यू एंट्री, बट उसमें यूनियन लिस्ट थी इसलिए पॉसिबल नहीं था। सेकंड ऑप्शन था मैं कॉन्करेंट लिस्ट यूज करूं, पर उसमें परमिशन पार्लियामेंट की लगती है हर बार। इन दोनों को छोड़ के फिर हमको 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हम लेके आए और हमने 101st अमेंडमेंट एक्ट अप्लाई किया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 में, इसकी तारीख 8 सितंबर 2016। वो नीड थी और इसीलिए हमने दो नए आर्टिकल जोड़े। पहला आर्टिकल 246A और दूसरा आर्टिकल 269A। एग्जाम में इन पे अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है, थ्योरी पार्ट है पूरा फर्स्ट में। तो जीएसटी में मोस्टली थ्योरी पार्ट आता ही है, प्रैक्टिकल उसको जोड़ देता है, प्रैक्टिकल को उसमें लिंक किया जाता है, तो लिखना तो थ्योरी ही पड़ेगी आपको। इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई के लिए था क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज 1 बोलता है 246A का कि नॉट विस्टिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254। 246 और 254 अलग अलग करे। 254 सुपरमेसी का था, 246 मैटर्स का था। यहां दोनों को एक साथ पावर देनी है, तो आप 7 शेड्यूल पे शिफ्ट मत होना। आर्टिकल 246 ने अमेंडमेंट के थ्रू डाला कि बोथ द सेंटर एंड स्टेट विल हैव द पावर टू मेक लॉज रिलेटिंग टू जीएसटी। ये बात यहां बोली गई। साथ ही साथ सब क्लॉज 1 को बोला गया क्लॉज 2, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई जो है वो किसका एक्सक्लूसिव पावर बनाया गया, ऑफ पार्लियामेंट मतलब यूनियन। तो ये इनको पावर दे दिया गुड्स और सर्विस का। साथ ही साथ 269A ने दो बातें जोड़ी कि जो भी इंटर स्टेट सप्लाई होगी उसका एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट को होगा। और साथ ही साथ व्हाटएवर जीएसटी इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, whatever GST is collected in the form of IGST will be apportioned between central government and state government। इसीलिए याद करो, हमने बार बार डेस्टिनेशन बेस्ड बोला था। अच्छा, पहले इसको समझाने से पहले मैं एक बात और बोलता हूं। इसी 269A ने बोला कि जो भी इंपोर्ट होगा गुड्स या सर्विस का, इट विल बी डिम्ड इंटर स्टेट सप्लाई। इट मींस द पावर विल बी ऑफ लेविंग IGST गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पहले सीवीडी था उसको हटा के अब हम आईजीएसटी इंपोज करेंगे। ये दो बातें भी आपने कल मुझसे पढ़ी। फिर आपने नया आर्टिकल पढ़ा 366 जिसमें हमने जीएसटी सर्विस, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज, स्टेट और गुड्स की 4 अलग अलग डेफिनेशंस की यहाँ पर हमने बात की थी। एक बार और उन डेफिनेशंस को देखें, उनके आर्टिकल्स को ध्यान रखने की कोशिश करें। 366(12) में था जीएसटी जो सब पे लगेगा सिवाय अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को आउटसाइड द स्कोप फेंक दिया। सेकेंड, सर्विसेज एनीथिंग अदर देन गुड्स आर्टिकल 26A, और स्टेट आर्टिकल 26B जिसमें यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर को शामिल किया। नया डेफिनेशन बनाया स्टेट का। डेफिनेशन ऑफ गुड्स ऑलरेडी डिफाइंड था 366(12) में, जिसकी थी डेफिनेशन ऑल मटेरियल कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स। अब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा सर बार बार डेस्टिनेशन बेस्ड हो रहा है। बेटा मैं समझा चुका था, एक बार और समझा रहा हूँ। डेस्टिनेशन बेस्ड का एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा भी था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया या तो समझते समय देख लें। ये वाला शीट क्या लिखा है, मैंने क्या समझाया था। ओरिजिन बेस्ड मतलब जहां से सेल होगी वो वाली गवर्नमेंट टैक्स लेगी, तो वो टैक्सेशन सिस्टम क्या कहलाएगा, ओरिजिन बेस्ड। एमपी वाले ने महाराष्ट्र वाले को बेचा तो सेलर एमपी का है, सेलर एमपी का है, और बायर जो है महाराष्ट्र का है। क्या करेंगे देखो ध्यान से जरा, क्या करना चाहोगे। अगर हम बोलते हैं कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स लगेगा, इसका मतलब है कि आपका टैक्स कलेक्ट करने वाली अथॉरिटी एमपी गवर्नमेंट है, जो कि पहले किस में होता था, सीएसटी में होता ही था। वेस्ट बंगाल से एमपी माल आया तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता था।
इसका मतलब पहले का टैक्सेशन सिस्टम ओरिजिन बेस्ड था, जहां से गुड्स चलेंगे, सिंपल भाषा में जहां से गुड्स चलेंगे। अब कैसा है, सिर्फ डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब उस स्टेट को फायदा मिलेगा जहां पे गुड्स पहुंचे हैं, मतलब जहां पे कौन बैठा है, बायर, मतलब जहां गुड्स का डेस्टिनेशन है, जहां गुड्स कंज्यूम होंगे, जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम होंगे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा इस टैक्स का 10 रुपए का। तो अब टैक्सेशन सिस्टम कैसा किया उन्होंने, डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम, कंजम्पशन बेस्ड सिस्टम। इससे क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत लॉजिकल बात थी। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स गुड्स जाते हैं, तो दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट का कहना है कि बॉस बायर तो हमारे यहाँ का है, हाँ, कंजम्पशन हमारे यहाँ होगा, हाँ, गुड्स हमारे यहाँ कंज्यूम होंगे, बिल्कुल होंगे, तो बेनिफिट हमको तो मिला ही नहीं। मतलब दूसरी स्टेट गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ रही है कि बॉस बायर हमारे यहाँ का और टैक्स यहाँ चला गया। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ अपना ओरिजिन बेस था, तो बोले नहीं नहीं, ओरिजिन बेस सिस्टम गलत है आपका। सेंट्रल ने पूछा कैसे, और इस स्टेट गवर्नमेंट ने भी पूछा, एमपी गवर्नमेंट ने, कैसे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉजिक दे रही कि बॉस मेरे यहाँ का कंज्यूमर पैसा खर्च कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, बायर कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, कंजम्पशन कहाँ होगा, महाराष्ट्र में होगा, तो पैसा कहाँ खर्च, किसके द्वारा खर्च किया गया, हु हैज पेड द अमाउंट, सर महाराष्ट्र वाला व्यक्ति के द्वारा। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही है कि इकोनॉमी कब बढ़ती है, सर जब कंजम्पशन बढ़े। तो उस कंजम्पशन को हमने तो बढ़ाया, हमने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के लोगों को बार बार प्रोवोक किया कि खरीदो और यूज करो और कंज्यूम करो। बेनिफिट कौन ले गया, एमपी वाला, जहाँ के लोग मट्ठे हैं, जहाँ के लोग कुछ पैसा खर्च ही नहीं कर रहे हैं। तो टैक्सेशन सिस्टम क्या बोलता है, टैक्स का बेनिफिट किसको दूं। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बायर भी क्या बोल रहा है, ये जो मैंने 10 रुपए दिए ये किसके पास चले गए, एमपी वाले के पास। तो ये 10 रुपए कहाँ खर्च होंगे, एमपी में, जबकि खर्च कहाँ होने चाहिए, महाराष्ट्र में। क्यों, अरे भैया बहुत सिंपल सा लॉजिक है, महाराष्ट्र वाला अगर पे कर रहा है तो क्या चाहेगा, इस पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र में रोड बनाने में हो कि एमपी में रोड बनाने में। एमपी में रोड बना के क्या फायदा महाराष्ट्र वाले को, महाराष्ट्र वाला बोल रहा है 10 रुपए मैंने इसलिए थोड़ी नहीं दिए टैक्स के कि तुम फायदा एमपी का करवाओ। समझ में आया, तो लॉजिक चेंज करना पड़ा, ओरिजिन बेस से हम किस पे आ गए, डेस्टिनेशन बेस्ड पे आ गए। समझो भैया वापस से इस लॉजिक को समझो कि महाराष्ट्र वाला क्या ऑब्जेक्शन ले रहा है। महाराष्ट्र वाला ये ऑब्जेक्शन ले रहा है कि जो पैसा मैंने दिया वो मेरे बेनिफिट के लिए तो यूज ही नहीं हुआ, ये तो एमपी वालों के पास चला गया। बात तो सही। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी यही बोल रही थी कंजम्पशन हमारे यहां बढ़ रहा है तो टैक्स का पैसा हमको दो ताकि हम और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। हर स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहती है, उसके यहाँ ज्यादा इंडस्ट्री हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा कंजम्पशन हो। क्यों, ज्यादा टैक्स मिलेगा तो उससे क्या होगा सर, और फैसिलिटी देगी सरकार। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही बायर हमारे यहाँ का और टैक्स एमपी गवर्नमेंट को चला जाए, गलत बात है ये तो कंजम्पशन सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम चेंज करके अब किस पे आ गए अपन, डेस्टिनेशन बेस्ड। तो हमारा अभी जीएसटी कैसा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब इंपोर्टिंग स्टेट को फायदा मिलना चाहिए। और याद करो अभी तुमने पढ़ा ये पैसा अपोर्शन होगा, ये पढ़ा था कि पैसा अपोर्शन होगा, तो अपोर्शनमेंट का फायदा किसको मिले, ये लिखा मैंने, देखो सेंट्रल और कौन से स्टेट को मिले, जहां पे गुड्स गए हैं, जहां गुड्स कंज्यूम हुए, मतलब जिस स्टेट के बायर ने गुड्स को इंपोर्ट किया, ऐसे ही बोलेंगे ना इंपोर्टिंग स्टेट। अरे कस्टम वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, लोकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एमपी से महाराष्ट्र गया, एमपी इज द सेलिंग स्टेट, महाराष्ट्र इज द बाइंग स्टेट। तो बाइंग स्टेट को क्या बोला, इंपोर्टिंग स्टेट, और सेलिंग स्टेट को क्या बोला, एक्सपोर्टिंग स्टेट। तो फायदा किसको दे सर, अब कंजम्पशन जो ज्यादा कर रहा है वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है स्टेट, तो फायदा उसी राज्य के लोगों को मिले कि दूसरे राज्य के लोगों को, सर उसी राज्य के लोगों को दो, तो टैक्स देने का मजा है। मैं एमपी का बायर हूँ, मेरा टैक्स किसी और सरकार को चला जाए तो मैं एमपी गवर्नमेंट से बोलूंगा क्यों रे पैसा तुम्हारा चला गया, तू रोड कैसे बनाएगा, बोले हाँ हम रोड नहीं बना पाएंगे, तो फिर मैं क्यों टैक्स दे रहा हूँ। मैं एमपी का व्यक्ति एमपी की गवर्नमेंट को टैक्स देना पसंद करूंगा कि महाराष्ट्र को पहले ये तय कर लूँ। सर हम एमपी के हैं तो हम एमपी गवर्नमेंट को टैक्स देना पसंद। कंजम्पशन कहाँ हुआ, एमपी में, बायर कहाँ है, एमपी में। हमारे एग्जाम्पल में महाराष्ट्र था, मैंने एग्जाम्पल चेंज किया ना। तो अगर आप एमपी में बैठे हो तो क्या चाहोगे कि हम जो भी टैक्स का 1 रुपया भी दें तो वो टैक्स का पैसे का इस्तेमाल एमपी के बेनिफिट के लिए हो ताकि मुझे भी बेनिफिट मिले। सिंपल लॉजिक। तो अब कैसा है, डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब इंपोर्टिंग स्टेट को फायदा मिलेगा, तो ये आईजीएसटी किसको जाएगा, इंपोर्टिंग स्टेट को जाएगा। ये बात आपने इस एग्जाम्पल से देखी थी, याद करो, जो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, भले ही पहले समझ में आया हो कि नहीं आया हो। देखो ये
ये वाला टेबल देखो, चेक करो इस टेबल को ध्यान से, इस टेबल को ध्यान से देखो। ये स्टेट 1 था, ये स्टेट 2 है। स्टेट 1 से एक्सपोर्ट हुआ स्टेट 2 में, तो ये हो गया इंपोर्टिंग स्टेट। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट 1 से पैसा वापस लिया और स्टेट 2 को पैसा वापस दिया। वापस से रब करके बता देता हूँ, जल्दी दिखेगा आपको ढंग से। देखो जब ट्रांसफर हुआ तो स्टेट 1 ने अपना पैसा ट्रांसफर किया सेंट्रल को, और सेंट्रल ने इसमें से पैसा ट्रांसफर किया दूसरे स्टेट को, जो कैसा स्टेट है, इंपोर्टिंग स्टेट है। जो इंपोर्ट कर रहा है उस स्टेट को बेनिफिट मिलना चाहिए, ये लॉजिक था इसका। बताओ, सेंटर ने अपना हिस्सा, सेंटर ने अपनी तरफ से हिस्सा इस स्टेट गवर्नमेंट से लेके इस स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया, तो आईजीएसटी अपोर्शन होगा। ये एग्जांपल अब वापस करके देखना डायग्राम में। बी ने आईजीएसटी पे किया था और इंट्रा सेल हुई, पे आईजीएसटी था, तो इस स्टेट से ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा गया 2160, ये वाला एग्जाम्पल ऊपर, ये इसमें से पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी कम हुए थे। तब डायग्राम बना के देखना, आपको बात समझ में आ जाएगी बहुत जल्दी कि इंपोर्टिंग स्टेट को बेनिफिट मिलना जरूरी है। ये इंपोर्टिंग स्टेट का पैसा है, जो एक्सपोर्टिंग स्टेट का उसका पैसा नील हो गया। पहले क्रेडिट आई, क्रेडिट वापस चली गई, पहले क्रेडिट आई फिर क्रेडिट वापस चली गई, तो इंपोर्टिंग स्टेट का अमाउंट नील हो गया। देखो पहले पैसा आया था क्या, ये रहा, बोलो हाँ या ना। जब एक्स ने किसको बेचा था, ए को बेचा था, तो एक्स की तरफ से सेंटर और स्टेट को पैसा गया था। अब ए के पास क्रेडिट है 900 रुपये, ए ने किसको बेचा, बी को बेचा, पर ये किसी सेल है, इंटर स्टेट सेल है, तो ये चार्ज क्या करेगा, आईजीएसटी। तो इस स्टेट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका बेनिफिट बी के स्टेट को दे। तो ए वाले ने इनपुट लिया था, ए वाला अब आईजीएसटी चार्ज कर रहा है, इनका सेट ऑफ होगा, बिल्कुल होगा। अब बी वाला क्या पे कर रहा है, आईजीएसटी, तो कंजम्पशन कहाँ हुआ, बी में बढ़ा, तो अब बी क्या बोलेगा, मेरे को मेरा हिस्सा दो टैक्स का। ये दे दिया गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा। बोलो भैया आई बात समझ में। तो डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों बोल रहे हैं बार बार, ताकि जिस जगह कंजम्पशन ज्यादा हो, वैसे भी हम सब कौन हो गए, हमारी इकोनॉमी और हम भी कौन, हम कंज्यूमर हैं, जो कंज्यूम करे, कंजम्पशन बढ़ाए, कंज्यूमर इकोनॉमी बना रहे हैं अपने देश को अपन। क्यों, तो कि ज्यादा कंजम्पशन होगा तो ज्यादा सेल होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। और अपना देश बाहर वाले पसंद ही क्यों कर रहे हैं, हम 130 करोड़ लोग हैं तो कंजम्पशन ज्यादा है, इसीलिए चाइना भी डरता है, अमेरिका भी डरता है अपने से, कि कंजम्पशन तो यही सबसे ज्यादा है, लोग ज्यादा है। तो कंज्यूमर हो गए हम अपन, अपने को अब एज अ कस्टमर नहीं देखा जाता, कंज्यूमर देखा जाता है कि ये कंज्यूमर बनाओ और इसको माल बेचो कैसे भी, इसलिए ऐड दिए जाते हैं अट्रैक्टिव, इसीलिए आपको प्रोवोक किया जाता है कि आप गुड्स और सर्विसेज लो। बोलो भैया, नहीं तो कोविड में 3 महीने बिना कंजम्पशन के भी काम चला अपना, तो घर में अपन ने ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम नहीं की, तो भी हमारा जीवन तो बेहतर ही था, है ना। पर बाद में जैसे अब ये खुल गया है, वापस गवर्नमेंट का फोकस किस पे, कंजम्पशन बढ़ाने पे। कंजम्पशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा और इकोनॉमी में पैसा रोटेट होगा। तो हमारी इकोनॉमी अब ओरिजिन बेस्ड टैक्स की जगह किस पे आ गई है, डेस्टिनेशन बेस्ड। जो स्टेट ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसको ज़्यादा टैक्स मिलेगा, सिंपल भाषा। ऐसा भी बोल सकते हो, जिस स्टेट के लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, उस स्टेट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। इसीलिए तो हर स्टेट चाहता है कि उसके इंडस्ट्री बढ़े, इंडस्ट्री बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। आखिरी आर्टिकल नया 279A, 279A ने पावर दिया प्रेसिडेंट को। ये एक एमसीक्यू हो गया आपके लिए कि पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, कि वो क्या बनाए, एक जॉइंट फॉरम बनेगा। किस किस का, ध्यान से सुनना, जॉइंट फॉरम का नाम होगा जीएसटी काउंसिल। अब सुनो मेरी बात, पहले वो क्या लेके आए, वो ये लेके आए 246A। इसमें पैरेलल पावर किसको दी, साइमल्टेनियस पावर सेंट्रल और स्टेट दोनों को दे दी, है ना। अब आगे जो भी डिसीजंस होंगे जीएसटी के कैसे लिए जाएंगे, सर अब साथ में लेने पड़ेंगे कि अलग अलग लेंगे, नहीं सर साथ में लेंगे तभी तो वन नेशन वन टैक्स चलेगा। बिल्कुल सही बात है। क्या स्टेट से पूछना पड़ेगा बार बार लॉ में अमेंडमेंट लाने से पहले, हाँ जीएसटी में कोई भी चेंज लाना हो, जीएसटी में कुछ इंट्रोड्यूस करना हो, कोई अमेंड करना हो चीजें, स्टेट की परमिशन के बिना तो नहीं होना चाहिए। तो देखो 279A ने क्या बनाई, 279A का रूल हुआ कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर डिसीजन लेने हैं, तो एक ऐसा रूम बनाओ ना जहाँ ये सब लोग बैठें, और इस पूरी फॉरम को जॉइंट फॉरम क्यों बोल रहे हैं, जॉइंट इसलिए कि यहाँ सेंट्रल के लोग भी बैठेंगे और स्टेट के लोग भी बैठेंगे। स्टेट के कौन बैठेंगे, सर फाइनेंस मिनिस्टर्स। सेंट्रल का भी कौन बैठेगा, सर फाइनेंस मिनिस्टर्स। सेंट्रल का एक फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे हर स्टेट का एक फाइनेंस मिनिस्टर, इतने लोग बैठेंगे। क्या होगा, इस जॉइंट फॉरम को उन्होंने नाम दिया काउंसिल, और काउंसिल चूंकि जीएसटी थी तो नाम पड़ गया जीएसटी काउंसिल। और इसका लीगल फॉर्मेशन हुआ किसके थ्रू, बाय प्रेसिडेंट। तो ये काउंसिल भी जरूरी थी कि नहीं थी,
कि बस लॉ बना के बाहर हो जाए, CGST बना दिया, SGST बना दिया, अब आगे जब भी कोई डिसीजन लेना होगा क्या सेंट्रल अकेले ले लेगा बिना स्टेट से पूछे? नहीं सर, जब वो पैरेलल चल रहा है तो हर डिसीजन में अब स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एक्ट नहीं है, ये क्यूमुलेटिव एक्ट है, दोनों को पैरेलल पावर्स दिए गए, तो आपको बार बार उनसे पूछना। तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुलाओ, मीटिंग करो, और उस मीटिंग करने की जगह को बोला जाएगा कि हम सब एक काउंसिल है, वी आर GST काउंसिल। और ध्यान रखना, लोग बेवकूफ जैसी बातें करते हैं इसीलिए, पर आप मत करना। जरा सा GST में रेट बढ़ा दिया है ना, नरेंद्र मोदी की ऐसी की तैसी, बीजेपी की ऐसी की तैसी, गलत। ये डिसीजन किसने लिया है? अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है क्या सिर्फ? नहीं, सारी स्टेट गवर्नमेंट से पूछ के डिसीजन हुआ है। तो जनता बेवकूफ है, बेवकूफ जैसी बातें करती है कि रेट बढ़ा दिया, गुड्स महंगे हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, GST की ऐसी की तैसी, GST हर बार 12 बजा रहा है, GST में सेंट्रल गवर्नमेंट 12 बजा रही है। हमारी ये बेवकूफाना हरकत है, क्योंकि जितने डिसीजन हुए वो किससे पूछ के लिए गए? एक भी डिसीजन जो हुआ किससे पूछ के लिया? GST काउंसिल से पूछ के लिया। क्या इसमें कांग्रेस की सरकार के राज्य नहीं है? क्या इसमें बीजेपी वाले राज्य नहीं है, कि आप वाले नहीं है, कि मायावती के नहीं है? सभी हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है, सब अलग अलग राज्य सरकारें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट कर रही है क्या डिसीजन मेकिंग में? हाँ। और आगे गाली बकने किसको खड़ा कर देते हैं? सेंट्रल को। ये तो शौक हो गया अपना कि सेंटर को हर चीज में गाली बक दो। पेट्रोल के रेट बढ़ गए तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लायबल है? मैंने कल भी समझाया था, स्टेट गवर्नमेंट वैट ले रही है आज भी, स्टेट गवर्नमेंट का वेट का परसेंटेज हाई है, चेक करो आप, इसीलिए पेट्रोल महंगा है। अब आप बोल देते हो केंद्र सरकार ने रेट बढ़ाया, तो लोग ऐसा कर सकते हैं, आप उनमें ऐसी बेवकूफ़ी ऐसी बातें नहीं करेंगे। जब हमको मालूम है कि एक GST काउंसिल करके जगह है जहाँ ये सब मिल के डिसीजन लेते हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले डिसीजन नहीं लेती GST से रिलेटेड कोई सा भी। पढ़ो आप, देखो लिखा भी ऐसा, तो आपको समझ पड़ेगी। इसीलिए आपसे उम्मीद है कि आप पढ़े लिखे हो तो आप समझदारी वाली बातें करो और दूसरों को भी समझाओ। देखो आर्टिकल 279 है, किसके थ्रू बनेगा? प्रेसिडेंट को पावर दिया गया, प्रेसिडेंट फॉर्म करेगा, जिसमें कौन कौन होंगे? सेंटर और स्टेट्स। और इसका नाम क्या होगा? GST काउंसिल। इसका प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन किया 15 सितंबर 16 को, ये MCQ में आ सकता है। प्रोविजंस इसके आए 12 सितंबर को, प्रोविजंस बन गए थे, और GST काउंसिल को बना दिया है प्रेसिडेंट ने 15 सितंबर। तो आप 15 सितंबर वाली बात ध्यान रख लेना। फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसका कौन होगा? चेयरमैन। ये एक MCQ हो गया। तो अभी बोलो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सीतारमन। मिसेस सीतारमन विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल, एंड मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, वो इसके क्या कहलाएंगे? मेंबर्स। तो ये हो गया चेयरमैन, और ये बाकी सब होगा इसके मेंबर्स, स्टेट के, ये सब होगा इसके मेंबर्स। तो हर स्टेट से एक फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए, या कोई भी एक ऑफिसर, कोई भी एक दूसरा मिनिस्टर आ जाए जो इसको रिप्रेजेंट करे स्टेट को, बोलो। साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज आल्सो इट्स मेंबर। इसी में एक मेंबर और कौन है नया? आप जानते हो, एक तो होता है फाइनेंस मिनिस्टर और एक होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो क्या देखता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है, वो भी इसका मेंबर होगा। तो एक तो हो गया फाइनेंस मिनिस्टर, FM जिसको बोलते हैं, एक हो गया राज्यों के FM, स्टेट्स के FM, और एक हो गया यूनियन मिनिस्टर किसका? ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसका फंक्शन क्या? ध्यान से देखो, मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड स्टेट्स। काउंसिल सब मिलजुल के डिसीजन ले रही है कि अकेला नरेंद्र मोदी ले रहा है, अकेला फाइनेंस मिनिस्टर ही ले रहा है? नहीं सर, सब मिलजुल के ले रहे हैं। कैसे मालूम? ये लिखा है, रिकमेंडेशन सारी किसके पास से निकलेंगी? GST काउंसिल जैसा जैसा बोलेगी वैसा वैसा सारे स्टेट्स और सारी यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन लेंगे सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर। मतलब अब तो समझ में आ गया कि अकेला नरेंद्र मोदी, अकेला फाइनेंस मिनिस्टर या अकेली केंद्र सरकार इस पर कोई डिसीजन फॉर्म नहीं कर रही। फिर क्या लिखा है? इट शैल रिकमेंड द स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ये भी दे दिया उन्होंने कि GST काउंसिल ही स्टेट्स के अलावा और एक नाम डिवाइड कर दिया अपन, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। इंडिया में स्टेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक नॉर्मल स्टेट और एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। कितने हैं टोटल? 11 हैं। ये एक MCQ हो गया आपका। 11 में देखो 7 सिस्टर्स आ गई क्या? एक तो पहले अरुणाचल प्रदेश, जम्मू, ये ले लेना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, और उसके अलावा आया अपना एक जम्मू कश्मीर नया जुड़ गया, एक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस होंगे, मतलब जितने भी रूल्स GST में बनाए गए, सुनो,
रजिस्ट्रेशन का रूल एमपी के बिजनेसमैन को लगते हैं, हाँ, सिमिलरली यहाँ के बिजनेसमैन को भी लगेंगे, हाँ, बट इनके लिए कुछ रूल्स में रिलैक्सेशंस, कुछ एग्जम्पशंस, जो एमपी वाले को नहीं मिलती वो इनको मिलेगी, जो महाराष्ट्र वाले को नहीं मिलती वो इनको मिलेगी, जो गुजरात वाले को नहीं मिलती वो इनको मिलेगी, क्योंकि ये स्पेशल 11 कैटेगरी स्टेट्स बोले गए, है ना। तो SCS बोल लो आप चाहो तो, 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट, 7 तो सिस्टर्स हो गई अपनी नॉर्दर्न स्टेट्स हो गए, असम भी नॉर्थ में आ गया, जम्मू कश्मीर ऊपर से आ गया, बोलो हाँ या ना, और इधर से आ गया अपना उत्तराखंड, नया स्टेट है छोटा सा, और HP हिमाचल प्रदेश, बोलो इनके लिए अलग से रूल्स बनाने का सारा काम भी GST काउंसिल ही करेगी। और क्या, GST काउंसिल ही वो डेट बताएगी जब से वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जब से GST काउंसिल बोल देगी कि ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे GST लगाओ, तब से लगेगा। मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट वाले बदमाश हैं क्या? अभी भी स्टेट गवर्नमेंट अभी भी इस पे वैट चाहती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, हाँ, इसीलिए इन पे GST नहीं लगा। जिस दिन ये सब मिलके बोल देंगे ठीक है वैट खत्म, अब GST लगाएंगे, तो GST लग जाएगा। उस दिन ये काउंसिल डिक्लेयर कर देगी, सब मिलजुल के डिक्लेयर कर देंगे, तो हम GST लेने लग जाएंगे। ये करेंगे ही नहीं पट्टे पर, ऐसा बहुत समय तक ऐसा रोक के रखे रहेंगे। तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी जब GST काउंसिल बोल देगी तब से GST लगने लगेगा। अब देखो, आप जो बोल रहा था ना मैं कि हर डिसीजन कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली, नरेंद्र मोदी अकेला या फाइनेंस, नरेंद्र मोदी का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, वो तो है ही नहीं इसमें, कहीं चेयरमैन भी नहीं है वो तो। रोल है फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन, और रोल है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब ये मिलजुल के डिसीजन लेते हैं। देखो कैसे लेते हैं डिसीजन, ध्यान से देखना। एवरी डिसीजन ऑफ द GST इज टेकन बाय अ मेजोरिटी, कितनी मेजोरिटी? ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। लो भैया, जितने भी लोग इस काउंसिल में बैठे हुए हैं, मान लो 50 लोग बैठे हुए हैं, इसमें से कम 3/4 मेजोरिटी से ही कोई डिसीजन होगा। तो अब बताओ, क्या अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है कि स्टेट्स भी मिलकर डिसीजन ले रहे हैं? तो अब की बार गाली मत बकना, मोदी सरकार नहीं, हर बार क्या, अब की बार मोदी सरकार। अब की बार अक्कल लगाना, अगर कोई बोले अरे ये GST में गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया, GST काउंसिल ने बोला। और GST काउंसिल में किसका हिस्सा शामिल है? स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। तो ये स्टेट से पूछ के हुआ है कि अकेला वो फाइनेंस मिनिस्टर ही डिसीजन ले रहा है? 3/4 मेजोरिटी की बात हो रही है, देखो चेक करो वापस से। मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। अब उसमें भी कितना हिस्सा देखना, सेंटर का वेटेज सिर्फ कितना है? 1/3 ही है। जितने भी टोटल वोट्स होंगे ना, टोटल वोट्स अगर मान लो 90 हुए, तो सेंटर का वेटेज कितना आया? 1/3, मतलब कितना? 30। और बाकी 2/3 वोट किसके फेवर के? 2/3 जो काउंटिंग होगी वो किसको जाएगी? स्टेट्स के काउंटिंग से निकलेगी। बोलो, तो जो भी वोट होंगे उसमें सेंटर का वेटेज तो सिर्फ 1/3 है। ये सब MCQ में आएगा, आपको आएगा तो। और शॉर्ट नोट ऑन GST काउंसिल लिख लो, 5 मार्क्स बनाना। ये वाला पैराग्राफ लेना, ये एक डेट लेना 15 सितंबर वाली, चेयरमैन वगैरह समझा कर, मेन तो ये समझाना और ये समझा देना, ये रोक लेना भले ही, और ये ले लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा 5 नंबर का आंसर बनाना। या इसकी पहली लाइन तो ले ही सकते हो, स्टेट्स के नाम मत लिखना बस, ठीक है नहीं, फंक्शन तो बता ही सकते हैं, फंक्शन तो समझ ही देना कम से कम। तो ये फंक्शन 1, ये फंक्शन 2, ये फंक्शन 3, और ये तो मेजोरिटी डिसीजन है। तो डिसीजन ध्यान रखना 3/4 मेजोरिटी से होगा। और वेटेज कितना है? सेंटर का वेटेज 1/3 ही है टोटल वोट्स का, और स्टेट का वेटेज 2/3 दिया है। अब बताओ मेजोरिटी तो किसके पास है? 2/3 वोट से डिसीजन होते हैं सारे। तो भैया अब आप बोल पाओगे क्या कि सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले रही है, सारे डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर ही ले रहा है? तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। चेक करो एक बार डाटा फटाफट। तो ये ध्यान रखना, हर डिसीजन मेजोरिटी से होगा, 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए, और उसमें सेंटर का वेटेज 1/3 है और स्टेट का वेटेज 2/3 रहेगा। चलिए, ये सब क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, जितने भी पीछे के हैं, कुछ भी आ सकता है इनमें से, ये सब रेडी कर लेना भैया।
है ना। और डेस्टिनेशन बेस्ड अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब उस स्टेट को फायदा दो जहाँ पे क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है। ये आपका पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। एमसीक्यू सॉल्व करना इजी था, बेसिक्स था। तो बेसिक्स में आपने पढ़ा जीएसटी क्यों लाया, किस लिए लाया, डिफिशिएंसी क्या है, बेनिफिट्स क्या है इकोनॉमी को, पुराने लॉ में क्या प्रॉब्लम्स थी, जीएसटी के कंसेप्ट में ड्यूअल मॉडल आ गया, क्रेडिट सिस्टम आ गया, सीमलेस फ्लो हो गया, कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो गया, और वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट बढ़ा, तो वो बेनिफिट में चला जाएगा। 4 बड़े अमेंडमेंट्स करने पड़े, 249 है, 269 है, 279 है और 366 की डेफिनेशंस चेंज करना पड़ी। ये सब बातें हमने पढ़ी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि टैक्सेबल इवेंट जीएसटी का क्या आता है। तो वो पढ़ लिया आपने, क्या आता है सप्लाई, पर ये नहीं पढ़ा कि सप्लाई का मीनिंग क्या होता है और सप्लाई में क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है। तो अगला चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे ये इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसमें पहली बार हम ये पढ़ेंगे कि जीएसटी अब कैसे लगेगा। अभी तक पढ़ रहे थे क्यों लाए, अब पढ़ना है कि लगाएंगे कैसे, उसको इम्पोज कैसे करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।